नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे 17 जुलाई 2026 का करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स से। महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भूमि का स्वामित्व महिला के नाम पर होना अनिवार्य है। यह अधिनियम लागू करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है। यह केवल फसल उत्पादन करने वाली महिलाओं पर लागू होता है। यह केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया अधिनियम है। ये तो कट जाएगा सीधे सीधे, यह महाराष्ट्र के द्वारा लागू किया गया है। महाराष्ट्र ने महिला किसानों को कानूनी मान्यता और कृषि संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण अधिनियम 2026 लाया और यह लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। इसमें इस अधिनियम में का जो मुख्य उद्देश्य है वो भूमि, जल, ऋण, बीमा तथा अन्य कृषि संसाधनों तक महिलाओं की पहुंच में मौजूदा लैंगिक असमानताओं को दूर करना है। और ख़ास बात यह है कि इस वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिला किसान के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के दौरान यह अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को महिला किसान माना जाएगा जो फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, फसल उत्पादन, मशरूम और अन्य कृषि उत्पाद, एग्रो फॉरेस्टिंग, केचुआ पालन, मतलब जो चीज़ें हैं उनको जो महिलाएं काम कर रही हैं इन सब क्षेत्रों में उन्हें महिला किसान माना गया है। यह केवल फसल उत्पादन के लिए नहीं है, ठीक है। इसमें भूमि का स्वामित्व महिला के नाम पर अनिवार्य नहीं है। वो कोई भी महिला होगी उसे महिला किसान माना जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रोजेक्ट इनरोड। इनरोड का मतलब हुआ इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशन फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट। यह जो है उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक रबर के बागानों के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। जुलाई 2026 तक इस परियोजना के तहत 2 लाख हेक्टेयर डेवलप करना था, जो लगभग इस योजना के तहत 1.8 लाख हेक्टेयर नए रबर बागानों की स्थापना की जा चुकी है। यह उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल में लग 113 जिलों में संचालित की जा रही है, ठीक है। एक चीज़ और इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह योजना जो है 2020-21 यानी वित्तीय वर्ष 20-21 में की गई थी और इस परियोजना का अनुमानित व्यय जो है 1100 करोड़ रुपए है। इसका क्रियान्वयन जो है इस योजना का रबर बोर्ड के द्वारा किया जाता है, रबर बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। रबर बोर्ड के द्वारा इसका किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक। और इसमें लिखा है केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में, बल्कि यह संचालित किया जा रहा है, वेस्ट बंगाल को भी इसमें शामिल किया गया है। तो 1 और 2 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौशल सेतु पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई 2026 को 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जुलाई को कौशल सेतु और कौशल सेतु और
कौशल सारथी, कौशल सारथी नामक 2 डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। इसका उद्घाटन व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया। खैर इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन है कि कौशल सेतु जो है उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, जो कौशल सेतु है यह UPSDM मिशन का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण भागीदारों ने ट्रेनिंग पार्टनर्स के पंजीकरण एवं सूचीबद्धीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी और कागज रहित बनाना है। नेक्स्ट है कौशल सारथी जो प्लेटफॉर्म है, कौशल सारथी प्लेटफॉर्म, यह भी एक डिजिटल सूचना मंच है जो युवाओं को उनके ज़िले में उपलब्ध कौशल प्रशिक्षण सुविधाओं की जानकारी प्रदान करता है। यानी प्रशिक्षण की सुविधा कौन प्रदान करता है? कौशल सारथी। ठीक है, इसमें डिजिटल मैपिंग तकनीक का उपयोग किया गया है और जिससे युवाओं को अपने निकटतम कौशल प्रशिक्षण केंद्र की आसानी से पता कर सकें। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रशिक्षण भागीदारों को ऑनलाइन पंजीकरण सूचीबद्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेमिकान 2। चौथा क्वेश्चन है सेमिकान 2.0 योजना के लिए स्वीकृत बजट कितना है? तो ये जान लेते हैं कि मेन सेमिकान का क्या रहा सीन। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में, कैबिनेट की बैठक में उनकी अध्यक्षता में सेमिकान 2 की मंजूरी दी है। इस योजना के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यह कार्यक्रम भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण और नवाचार के लिए एक विश्वसनीय वैश्विक केंद्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इसमें मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रिक वाहन, AI, दूरसंचार, चिकित्सा उपकरण आदि बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए इस पहल को शुरू किया गया। एक चीज़ है और है कि सेमिकॉन वन 1.0 जिसके अंतर 12 सेमीकंडक्टर विनिर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं कोरकू जनजाति। ये हाल ही में मध्य प्रदेश के आदिवासी कोरकू आदिवासी ने वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है, इसीलिए चर्चा में आया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं प्रश्न क्या है। कोरकू जनजाति मुंडा अथवा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। यह जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मेलघाट क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में निवास करती है। कोरकू भाषा यूनेस्को द्वारा विलुप्त होने के खतरे वाली भाषाओं की सूची में शामिल किया गया है। तो अभी हमने बताया कि वहाँ पे जो वन भूमि पर अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए वन विभाग और जिला प्रशासन से यह मांग कर रही है। कोरकू जनजाति जो है भारत के प्राचीन आदिवासी समुदाय में से एक है जो मुंडा अथवा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। यह कथन सही है। इस जनजाति का निवास मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में है। इनकी एक भाषा है जिसको कहा जाता है कोरकू भाषा। इसको यूनेस्को ने विलुप्त होने वाले खतरों की सूची में शामिल किया है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। एक चीज़ और इन पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर मृतक संस्कार बड़े ही अलग तरीके का है। मृतकों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए या उनके सम्मान में एक स्तंभ स्थापित किया जाता है। इसे मुंडा कहा जाता है। मुंडा एक जनजाति भी है। कोरकू जनजाति का जो पारंपरिक नृत्य है उसको गडली कहा जाता है। इस नृत्य के दौरान पुरुष जो है सफ़ेद रंग का पारंपरिक वस्त्र और पगड़ी पहनते हैं, जबकि महिलाएं रंग बिरंगी किनारी वाली साड़ियाँ धारण करती हैं।
महिलाएं नृत्य के समय चितकोला एक वाद्य यंत्र है, उसका नाम है, वाद्य यंत्र बजाया जाता है नृत्य के समय, उसका नाम है चितकोला। चितकोला नामक वाद्य यंत्र को बजाया जाता है, और कौन बजाता है? महिलाएं बजाती हैं। कुर्कुश समुदाय में स्थानीय स्तर पर सामाजिक और प्रशासनिक मामलों के निपटारे के लिए एक पारंपरिक स्वशासन प्रणाली प्रचलित है। इस स्वशासन प्रणाली व्यवस्था को चावड़ी स्वशासन कहा जाता है, जिसके माध्यम से समुदाय अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और स्थानीय विवादों का समाधान सामूहिक रूप से करता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल तथा रक्षा गठबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी इसकी स्थापना यूक्रेन और 9 यूरोपीय साझेदार देशों द्वारा की गई, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी इस गठबंधन के सदस्य हैं। इस गठबंधन की घोषणा पेरिस में आयोजित उद्घाटन के बैठक के दौरान की गई। देखिए, अभी यूरोप ने यूक्रेन और अपने 9 व्यापारिक साझेदार देशों के साथ मिलकर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा गठबंधन की शुरुआत की है, ठीक है। दूसरा, इस गठबंधन में यूक्रेन के साथ 9 यूरोपीय देश शामिल हैं। इसमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, डेनमार्क, उसके बाद नॉर्वे, स्वीडन, ये सभी देश शामिल हैं 9 देश में। और यह जो है, इसकी घोषणा पेरिस में आयोजित बैठक के दौरान की गई थी। तो इसमें तीनों कथन सही हैं। एक चीज़ और जान लेते हैं कि इस गठबंधन की, फ्रेया एक वर्ड है, फ्रेया जो है इस गठबंधन की प्रमुख मिसाइल रक्षा परियोजना है। क्या है? मिसाइल रक्षा परियोजना है, जिसे यूक्रेन में विकसित किया गया है। इस गठबंधन का एक बाह्य वायुमंडलीय अवरोधक विकसित करने का भी कार्य है। यह गठबंधन चाह रही है कि एक एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर डेवलप किया जाए। ये एक्सो यानी बाह्य वायुमंडलीय अवरोधक क्या है? यानी एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर्स का तात्पर्य जो है, पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर लगभग 100 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन की गई एक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है। यानी जो बाहर से आए उसको 100 किलोमीटर के ऊपर ही मार के ध्वस्त कर दे। अभी भारत के लिए देखें तो DRDO ने हाल ही में अपने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम का सफल परीक्षण किया। यह प्रणाली AD-1 और AD-2 अवरोधकों का उपयोग करती है। एक बाह्य वायुमंडलीय अवरोधक प्रणाली है US का, उसका नाम है थार्ड। यह एक टर्मिनल यानी अंतिम चरण पर अंतः वायुमंडलीय अवरोधक है, जो लगभग 200 किलोमीटर के रेंज में लक्ष्य को रोक सकता है। रूस का इसी तरह है, देखा जाए तो रूस ने भी डेवलप किया है, उसका नाम है S-400, ठीक है। हालांकि यह 30-35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही अवरोध करता है, लेकिन थार्ड जो है 100-200 किलोमीटर तक के रेंज को, लक्ष्य को भेद सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। साइक्लोपोरियासिस किस प्रकार का संक्रमण है? हाल ही में
अमेरिका के रोग नियंत्रण रोकथाम केंद्र ने 34 राज्यों में फैले साइक्लोस्पोरियासिस के व्यापक प्रकोप के बाद स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी जारी की है। यह सूक्ष्म जीव यह जो है सूक्ष्म एक कोशिकीय परजीवी के कारण होने वाला खाद्य जनित परजीवी संक्रमण है। ठीक है, खाद्य जनित परजीवी संक्रमण के कारण होता है और इसका जो नाम है, जो परजीवी है, उसका नाम है साइक्लोस्पोरा कैटेनेंसिस। साइक्लोस्पोरा कैटेनेंसिस नामक एक सूक्ष्म एक कोशिकीय परजीवी के कारण यह संक्रमण होता है। यह संक्रमण मुख्य रूप से मानव की आंतों और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। यह मल मौखिक मार्ग के माध्यम से, यानी दूषित भोजन अथवा पानी के सेवन से मल मौखिक मार्ग द्वारा फैलता है। यह संक्रमण ज़्यादातर पत्तेदार सब्जियां, तुलसी, धनिया, रसभरी तथा स्नो पीस के जो लोग सेवन कर रहे हैं उसके माध्यम से यह फैल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गंडक नदी। अभी देखा गया कि हाल ही में नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर ऊपर चला गया। यानी गंडक नदी के कारण वहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मेन चीज़ देखा जाए तो गंडक नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गंडक नदी को गंडकी, सप्तगंडकी और नारायणी इन नामों से भी जाना जाता है। यह भारत में गंगा नदी की सबसे बाएं तट की सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, यह गंगा की सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है नेपाल के मुस्तांग क्षेत्र से एक हिमनद है, उसका नाम है हुबिन हिमालय जो हिमनद है से निकलती है, यानी कि तिब्बत से निकलती है, मुस्तांग क्षेत्र से। यह नेपाल में यह नदी काली गंडकी के नाम से प्रवाहित होती है। नेपाल में काली गंडकी के नाम से प्रभावित है। यह देवघाट के निकट नारायणी नदी कहलाती है। देवघाट के निकट नारायणी नदी कहलाती है। यह भारत में कुछ दूरी तक उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्माण करती है। इसके पश्चात यह पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, सारण और वैशाली जिलों से होकर बहते हुए हाजीपुर के निकट कहाँ मिलती है? हाजीपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई, गंडक की कुल लंबाई देखा जाए तो 640 किलोमीटर का है। यह नदी धौलागिरी और अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य विश्व की सबसे गहरी नदी घाटियों में से एक काली घाटी से प्रवाहित होती है। एक खास विशेषता यह है कि नदी द्वारा लाए गए विशाल तलछट निक्षेपों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में एक मेगा फैन यानी बहुत बड़ा फैन यानी पंख का निर्माण किया है। मेगा फैन क्या होता है? मेगा फैन जो भूविज्ञान में किसी भी भू आकृति को मेगा फैन कहने के लिए उसकी न्यूनतम लंबाई 100 किलोमीटर मानी जाती है। तो दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण मेगा फैन हैं,
थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए, कभी कभी पूछ सकता है। तो जो दुनिया के बड़े मेगा फैन हैं, एक है पिल्को माया, पिल्को सॉरी माया, यह जो है दक्षिण अमेरिका में है। चाको घास के मैदान के पास है और दुनिया का सबसे बड़ा मेगा फैन है। कोशी गंगा का मैदान, भारत गंडक, गंडक जो है गंगा का मैदान, भारत में है, ठीक है। और एक है ओकावांगो, ओकावांगो, यह बोत्सवाना में है, बोत्सवाना में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मोबाइल, अभी हाल ही में सरकार ने मोबाइल फ़ोन निर्माण योजना के तहत कंपनियों को पात्र बिक्री पर अधिकतम कितने प्रतिशत यानी कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी, ये प्रदान करेगी। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जहां पर मोबाइल फ़ोन निर्माण योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके लिए 62,500 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया। इस योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी कब मिली? 15 जुलाई 2026 को। इसका उद्देश्य विनिर्माण, स्थानीय स्तर पर विनिर्माण, मूल्यवर्धन, अनुसंधान में विकास, उत्पाद डिजाइन आदि करना है। यह उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना के बाद शुरू की गई है, ठीक है। इसमें जो प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी वो कंपनियों को 2.25 से 5% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, यानी 5% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भारत वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश है। भारत में निर्मित लगभग 99% मोबाइल घरेलू बाज़ार में ही बेचे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं। महानंदा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? थोड़ा सा महानंदा के बारे में देख लें, क्यों चर्चा में आया। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने महानंदा वन्य जीव अभयारण्य के आसपास पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र की सीमा को 5 किलोमीटर से घटाकर 1 किलोमीटर करने का निर्णय लिया है। यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है और इसके तलहटी में, यानी हिमालय की तलहटी में तीस्ता नदी और महानदी के बीच, ये कुल मिला के देखा जाए तो तीस्ता और महानदी के बीच स्थित है। इसकी स्थापना, महानंदा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना जो है 1995 में वन्यजीव संरक्षण के रूप में की गई थी और 1959 में इसे अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया। इस अभयारण्य में मुख्य रूप से भारतीय गौर यानी इंडियन गौर और रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। अग्निबाण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अग्निबाण किस भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया प्रक्षेपण यान है? ठीक है, तो यह है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। थोड़ा सा जान लेते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को चेन्नई स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस के निदेशक मंडल में
पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। एम सोमनाथ को अग्निकुल कॉस्मस में पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये अग्निकुल कॉस्मस एक भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है जिसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में, तमिलनाडु में स्थित है। इस कंपनी छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु अत्याधुनिक एवं किफ़ायती प्रक्षेपण यानों का विकास कर रही है। इसके प्रक्षेपण यान का नाम है अग्निबाण। ये 2 चरणीय प्रक्षेपण यान है। अग्निबाण चेन्नई स्थित किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? अग्निकुल कॉस्मस के द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह भारत का पहला निजी तौर पर डिजाइन और संचालित रॉकेट है। नेक्स्ट, सौश्रुत 2026 किस विषय पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है? तो यह जो है आयुर्वेद शल्य चिकित्सा से संबंधित है। अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय AIIA ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में सौश्रुतम 2026 का उद्घाटन किया। ठीक है, ये आयुर्वेद से संबंधित है। सौश्रुत जो है सुश्रुत जो हैं प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं, यानी फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है इनको। उनके द्वारा जो किताब या ग्रंथ लिखी गई उसका नाम है सुश्रुत संहिता, जो एक बहुत ही क्लासिकल ग्रंथ है जिसमें शल्य चिकित्सा से संबंधित विस्तृत विवरण उपलब्ध है। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।